वेलकम वंस अगेन बेटा। हमने अपना प्रीवियस टॉपिक छोड़ा था, किस पॉइंट पे छोड़ा था? आपके प्रोफेज 1 में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लार्जर और कॉम्प्लेक्स फेज था किसका? मियोसिस 1 का। छोड़ने का रीज़न ये था बेटा कि टाइम मैं नहीं चाहती थी कि बहुत ज़्यादा एक लेक्चर में जाए, इसीलिए मैंने दूसरा लेक्चर बनाना एप्रोप्रिएट समझा। कोई नहीं, हम इसको कंटिन्यू करते हैं मेटाफेज 1 से। तो प्रोफेज 1 में हमने 5 स्टेजेस पढ़ी। लैप्टोटीन जिसमें कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था, जाइगोटीन जिसमें पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट हुई, बाइवेलेंट स्टेज बनी जिसको समटाइम्स टेट्राड भी बोला जाता है, पैचिटीन स्टेज जो कि फेमस है क्रॉसिंग ओवर। अगर क्रॉसिंग ओवर कहाँ हुई? पैचिटीन स्टेज में। रिकॉम्बिनेशन कहाँ हुआ? पैचिटीन स्टेज में। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कहाँ बना? पैचिटीन स्टेज में। रिकॉम्बिनेस एंजाइम कहाँ पे यूज हुआ? पैचिटीन स्टेज में। ठीक है, तो ये सारा आपका किस में आएगा? पैचिटीन स्टेज में। अच्छा, जाइगोटीन में आपने पढ़ा था कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। पेयरिंग को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस भी बोलते हैं। साइनेप्सिस के लिए एक केमिकल फॉर्म होता है दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, दैट केमिकल इज कॉल्ड साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये दो तीन चीजें आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी थी। पैचिटीन ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। डिप्लोटीन में आप क्या कहेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्रोमोसोम अटैच ओनली एट द पॉइंट ऑफ क्रॉस ओवर, जिसको काइजमेटा भी कहते हैं। और आपके फाइनली डायकाइनेसिस में क्या हुआ? टर्मिनाइजेशन ऑफ काइजमेटा टेक्स प्लेस। एट द एंड प्रोफेज 1 में हमने देखा कि जो हमारे क्रोमोसोम थे वो फुल्ली कंडेंस हो गए थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गई थी, सेंट्रियोल्स जो हैं वो ऑलरेडी अपोजिट पोल्स तक मूव कर गए थे, और स्पिंडल एपरेटस भी फॉर्म होना शुरू हो गए थे। किस में हो गए थे ये सारी चीजें? हमारी प्रोफेज 1 में। अब आते हैं बेटा मेटाफेज 1। अब देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलरेडी आपको पता है। मेटाफेज में क्या होता है? इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्म होती है। तो जैसा कि माइटोसिस में इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्म हुई थी, यानी कि क्रोमोसोम अलाइन देमसेल्स टुवर्ड्स द इक्वेटर। तो अब क्योंकि होमोलोगस पेयर है तो वो किस फॉर्म में अपने आप को अलाइन करेगा? पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। पहले हमने माइटोसिस में सिंगल लेयर देखी थी, यहाँ पे क्या है? पेयर ऑफ क्रोमोसोम है एंड दे अलाइन देमसेल्स एट द इक्वेटर। तो ये कहाँ पे अलाइन है? यानी कि यहाँ पे भी ये आपकी क्या फॉर्म हो रही है? इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्म हो रही है। अब आपको पता है क्रोमोसोम के साइड्स में क्या प्रेजेंट होता है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, एंड दैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड काइनेटोकोर, जिसपे क्या अटैच होता है? आपका स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर किसके बने होते हैं बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल्स के। ऑब्वियसली अगर आप सेल साइकिल को अब पढ़ रहे हो तो आपको सेल चैप्टर आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ही क्या बनाते हैं? स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? दिस इज योर स्पिंडल फाइबर। ये आपको पता है, दिस इज योर सेंट्रियोल, दीज आर दी एस्टर्स। तो ये सारी चीजें किस में हो रही है? मेटाफेज 1 में। मीन्स द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, microtubules from the opposite pole of the spindle attached to the kinetochore of the homologous chromosome। देखिए सिंपल सी बात है बेटा, अगर कोई आपसे पूछे कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आपको पता है कि क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। किसके बने होते हैं? दो सिस्टर क्रोमैटिड्स के बने होते हैं ये। जैसे मान लीजिए एक सिस्टर क्रोमैटिड ये है आपका, और एक सिस्टर क्रोमैटिड ये है, और ये सिस्टर क्रोमैटिड किस पे अटैच हैं? आपके सेंट्रोमेयर। तो दिस इज द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। कुछ क्रोमोसोम्स में सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होती है जिसकी वजह से वो सैटेलाइट क्रोमोसोम्स भी कहलाते हैं। ठीक है, और इसी सेंट्रोमेयर के साइड्स में बेटा दिस इज द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिस पे हमारा स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, दैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड काइनेटोकोर। ठीक है, तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। काइनेटोकोर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक चीज नहीं समझ के करोगे तो रिलेट नहीं कर पाओगे बेटा। ठीक है, चलिए एनाफेज 1। अब आप देखिए
स्पिंडल फाइबर क्यों अटैच हुए थे? ताकि वो उस जेनेटिक मटेरियल को अपने अपने पोल की तरफ खींच सके। अब खींचेंगे कैसे, कोई रस्सी तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है, शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स टेक्स प्लेस, यानी कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये जो स्पिंडल फाइबर लॉन्ग थे जब ये सेंटर में थे, नाउ दे बिकम शॉर्टन, जिसकी वजह से इन्होंने एक एक क्रोमोसोम्स को आउट ऑफ अ पेयर अपनी तरफ खींच लिया। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं बेटा, जबकि हमने किस में देखा था, माइटोसिस में क्या देखा था, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, जबकि सिस्टर क्रोमैटिड आपस में स्टिल अटैच्ड है। मैं इस क्रोमोसोम की बात करूं तो इसके ये जो दो सिस्टर क्रोमैटिड है, 1 वाला और ये 2 वाला, ये आपस में स्टिल क्या है, अटैच है। ठीक है, तो सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज इंडिपेंडेंट टू द सेग्रीगेशन ऑफ अनदर पेयर। व्हाट डज इट मीन? चलिए बेटा समझते हैं, पॉइंट को समझते हैं। मियोसिस किस लिए है? ताकि वेरिएशन हो सके। वेरिएशन ऑलरेडी हमें अभी तक ये पता था, क्या पता था कि वेरिएशन किसकी वजह से होती है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से, जिसको हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, और जिसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, जो किस में होती है, पैचिटीन में। इसके अलावा देयर इज वन मोर रीजन जो कि आपकी वेरिएशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। दैट रीजन इज कि द सेपरेशन या सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर इज इंडिपेंडेंट द सेग्रीगेशन ऑफ अनदर पेयर। क्या मतलब हुआ, देखिए बेटा, ये जो है ना, ये वाला, ये ब्लू वन एंड दिस वन, ये एक पेयर है, दिस इज वन पेयर। ये अनदर पेयर है और ये भी आपका अनदर पेयर है। इसी की सेपरेशन या सेग्रीगेशन, दोनों वर्ड सेम, इसका जो सेपरेट होने का पॉइंट है, जरूरी नहीं है, ये कह रहे हैं कि जब ये दोनों आपस में सेपरेट हो रहे हैं, कौन से, जैसे ये रेड वन वाले, तो इसकी सेपरेशन इस ग्रीन पे डिपेंड नहीं कर रही है, दे ऑल आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि अलग अलग क्रोमोसोम है, अलग अलग इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं, अलग अलग जीन्स को कैरी कर रहे हैं। जैसे देखते हैं, ये जीन्स है, मान लीजिए DEF और स्मॉल DEF, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि दिस इज D, यहाँ पे जो जीन कैरी हो रही है दैट इज E एंड दिस इज F, और इस पे जो जीन है वो क्या है, स्मॉल D, स्मॉल E और स्मॉल F। तो F की सेपरेशन E पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, या DE की सेपरेशन F पे डिपेंड नहीं करती, या EF की सेपरेशन D पे डिपेंड नहीं करती। इट मीन्स जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह के हो सकते हैं, देखिए कॉम्बिनेशन कैसे हो सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे 3 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस का मतलब होता है पेयर, तो 2 to power 3, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस कैन बी पॉसिबल, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैन बी फॉर्म्ड। जैसे DE स्मॉल f के साथ कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकता है, स्मॉल d कैपिटल E स्मॉल f, इस तरीके का कॉम्बिनेशन फॉर्म हो सकता है। तो दिस इज द अनदर पॉसिबिलिटी जिससे वेरिएशंस को और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, वेरिएशंस को प्रोमिनेंट किया जा सकता है। अब आपके पास हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स यू हैव, 23, तो हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन डू यू हैव, 2 raised to the power 23। तो कैन यू इमेजिन कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि एवरी पर्सन इज यूनिक। हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं, फुटप्रिंट्स अलग अलग हैं। इतना ही नहीं, हम मेरी बॉडी के अंदर जितने भी एक्स बन रहे हैं वो एक्स भी आपस में सेम नहीं है, दे ऑल आर डिफरेंट। सेम जो स्पर्म्स मेल की बॉडी में बन रहे हैं, मिलियन ऑफ स्पर्म्स, वो भी एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है। और तो और एग और स्पर्म का कॉम्बिनेशन भी, एक पर्टिकुलर एग का कॉम्बिनेशन एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पर्म से जब होता है तो वो भी अपने आप में क्या है, यूनिक है। तो ये यूनिक, ये जो वेरिएशन हम जो कह रहे हैं, इतनी पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग्स किसकी वजह से है, दिस इज बिकॉज वन पेयर सेग्रीगेशन डजंट डिपेंड्स ऑन द अनदर पेयर। तो डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस कैन बी फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द homologous pair which is present inside the body of organism। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा, आगे और भी क्लियर होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर व्हाट, एनाफेज 1। देन आ जाते हैं टीलोफेज 1।
टीलोफेज में आपको पता है क्या होता है, दिस इज एग्जैक्टली रिवर्स फेज ऑफ योर प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर, नाउ दे आर गोइंग टू रीअपियर। ठीक है, तो वो सारी चीजें रीअपियर होगी। इसके बाद क्या कह रहे हैं, साइटोकाइनेसिस फॉलोज, दिस इज रिटन इन योर एनसीईआरटी कि जब टीलोफेज आ जाता है तो उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, सेल डिवाइड करेगी और क्या बना देगी, डायड ऑफ सेल, मतलब 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएगी। अब देखिए बेटा, इस पे मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जो डिवीजन होती है, साइटोकाइनेसिस होती है, यहाँ पे वो 2 तरह की होती है। ठीक है, एक सक्सेसिव होती है, एक साइमल्टेनियसली होती है। सक्सेसिव का मतलब क्या हुआ कि एक से पहले 2 सेल बनी, 2 अलग अलग सेल बनी, फिर वो 2 सेल फर्दर डिवाइड की, फिर 4 डॉटर सेल बन गई। और एक में क्या होता है कि एक ही के अंदर टीलोफेज में 2 सेल्स हैं, फर्दर इनमें मियोसिस 2 स्टार्ट हो गया और फाइनल साइटोकाइनेसिस बिल्कुल लास्ट में हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अगेन क्या कह रहा है, क्रोमोसोम डीकंडेंस टू फॉर्म क्रोमैटिन, ये नेक्स्ट स्टेज की तैयारी बता रहा है ना। आपको पता है ना कि टीलोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, देखिए व्हाट इज दिस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज रीअपियर, व्हाट इज दिस, दिस इज न्यूक्लियोलस रीअपियर। अब जो अभी तक होमोलोगस क्रोमोसोम जो सेपरेट हुए थे, नाउ दे अगेन डीकंडेंस टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या है कि अब देखा जाए तो इसके बाद फिर से कंडेंसेशन शुरू होना है। मियोसिस 2 जब होगा तो मियोसिस 2 में प्रोफेज 2 होगा और उसमें फिर से कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि ये प्रॉपरली डीकंडेंस नहीं होते, पूरे के पूरे थ्रेड लाइक फॉर्म में नहीं जाते, क्योंकि इनको पता है जब दोबारा ही हमने क्या करना है, फर्दर कंडेंस करना है, तो क्यों इतना ज़्यादा डीकंडेंस हो कि इट विल बहुत ज़्यादा टाइम लगे, है ना। तो प्रोफेज 1 की तरह प्रोफेज 2 उतना इलोंगेटेड फेज नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि ये टीलोफेज 1 में 2 डायोड ऑफ सेल्स हमारी बन चुकी हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टीलोफेज। अब टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस आप दिखा भी सकते हो और नहीं भी दिखा सकते, जैसे कि मैं यहाँ पे फिलहाल अभी नहीं दिखाऊंगी, एक आधे डायग्राम में दिखाऊंगी आपको। देखिए चलिए, तो अब मियोसिस 2 से पहले फेज आता है इंटरकाइनेसिस। द गैप बिटवीन एंड ऑफ मियोसिस 1 एंड द बिगिनिंग ऑफ मियोसिस 2 इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। ठीक है, इट इज नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू योर इंटरफेज, क्योंकि इंटरफेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा था, यहाँ पे फर्दर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो नो डीएनए रेप्लिकेशन, गैप बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, बट द सेंट्रियोल्स अमाउंट्स गेट डबल्ड, सेंट्रियोल अगेन क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है बेटा, सेल साइकिल बहुत इजी है। चलिए मियोसिस 2 पे देखिए, इट इज एग्जैक्टली लाइक माइटोसिस। अब मान लीजिए आपके पास ये सेल आ गई, सपोज ये सेल आ गई, अब इस सेल में एग्जैक्टली जो चेंजेस हम करने वाले हैं वो सिमिलर हैं किसके, माइटोसिस के। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते थे। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब है कि सेल अगर हैप्लॉइड है तो डॉटर सेल भी हैप्लॉइड होगी, पेरेंट सेल अगर डिप्लॉइड है तो डॉटर सेल डिप्लॉइड होगी। आपको क्या लगता है यहाँ पे सेल क्या हुई है, ये कैसे सेल्स बनेंगी आगे चल के, ये बनेंगे आपकी हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। आगे अगर हम फर्दर इसका साइटोकाइनेसिस करते हैं तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ठीक है, यानी कि आप प्लॉइडी लेवल आप कहाँ से कहाँ तक कर चुके हैं। सपोज दिस इज अ सेल जो हमने मेन सेल डिवाइड करनी शुरू की थी, जिसका प्लॉइडी लेवल था 2n, डिप्लॉइड थी, लेकिन हमें पता है हमने क्या किया है, मियोसिस 1 किया है, और मियोसिस 1 में इज अ काइंड ऑफ रिडक्शनल डिवीजन, तो क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो गया किसमें, हाफ में। यानी कि पहले आपने देखा 6 क्रोमोसोम्स थे, तो कितने क्रोमोसोम हो गए, 3 हो गए। ठीक, अब आप करने वाले हो मियोसिस 2, तो मियोसिस 2 में डॉटर सेल्स तो बनेगी लेकिन उसका प्लॉइडी लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसीलिए इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू अर व्हाट, माइटोसिस। चलिए फटाफट आते हैं। देखिए, तो मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस की तरह है, इसमें भी 4 फेजेस हैं कैरियोकाइनेसिस के, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। प्रोफेज 2 में देखिए क्या होता है, अगेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर,
क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। तो ये देख सकते हो आप, डायोड ऑफ सेल्स था, सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो चुके थे तो वो अलग अलग पोल्स की तरफ जाने लग गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगी, क्रोमोसोम ऑलरेडी किस में दिखाई दिए हैं, सॉरी क्रोमैटिन फाइबर किस फॉर्म में आ गया है, क्रोमोसोम की फॉर्म में आ गया है। ठीक है, हम इसको यहाँ पे इस तरीके से देखते हैं। देखिए बेटा, हमने देखा इंटरकाइनेसिस में ये हमारा सेंट्रियोल डबल हो गया था, तो अब सेंट्रियोल डबल होने के बाद क्या होने लग गया, अलग अलग पोल्स की तरफ मूव करने लग गया। मैंने इसको अभी देखो डिवाइड नहीं किया सेल्स को, ये 2 डॉटर सेल्स हमारी है, ये अभी हम कंप्लीट सेल के अंदर ही है, तो ये सेंट्रियोल अलग अलग पोल की तरफ आ गया। अब इसका पोल ये हो गया, और ये देखिए क्रोमैटिन फाइबर किस फॉर्म में आ गए, क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। तो क्रोमैटिन फाइबर क्या हो गया यहाँ पे, कंडेंस होकर के क्या बना रहा है आपका, कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम उसने बना दिया। सेम इस सेल में भी यही हो रहा है प्रोफेज 2 में। अब 2 सेल्स कर रही है फर्दर डिवाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं मेटाफेज 2 में। अब मेटाफेज में आपको पता है क्या होता है, सेल्स अलाइन या क्रोमोसोम्स अलाइन देमसेल्स टुवर्ड्स द इक्वेटर। तो देखिए ये क्रोमोसोम्स थे, अब ये इक्वेटर पे आ गए। ये इसके क्या है, आपके सेंट्रियोल हैं जो अलग अलग पोल पे गए थे। अलग अलग पोल पे गए थे तो इन्होंने क्या बनाया, आपका स्पिंडल फाइबर बनाए। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो किससे अटैच हो रहे हैं, काइनेटोकोर ऑफ दी ये क्रोमोसोम्स। ये आपका काइनेटोकोर है। व्हाट इज दिस, दिस इज योर काइनेटोकोर, उससे अटैच हो गए। ठीक है, और ये हमने यहाँ ऐसे दिखाई कर रखा है, ये आपकी क्या हो चुकी है, ऑलरेडी डिसअपियर हो चुकी है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से अब ये आ गया मेटाफेज। अब आ जाते हैं एनाफेज 2 में। एनाफेज 2 और एनाफेज 1 का डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए एनाफेज 1 में हम क्या कहते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, यानी कि आप अगर देखिए एनाफेज 1 में क्रोमोसोम अलग अलग पोल की तरफ जा रहे थे। ये किसका है, एनाफेज 1 में। ठीक है, लेकिन एनाफेज 2 की अगर मैं बात करूं तो क्या हो रहा है, नाउ क्रोमोसोम सेपरेट्स और सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रही है। क्या सेपरेट हो रही है, सिस्टर। यहां क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं या सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रही है। तो दिस इज द डिफरेंस बेटा। तो शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल आपको पता है, जब अलग अलग पोल्स की तरफ उनको खींचा जाएगा तो कैसे खींचा जाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल शॉर्टन होना शुरू करेंगे, और सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट्स मूव्स टू अपोजिट पोल। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड का मतलब ही यहाँ पे ये है कि जो क्रोमोसोम है उसका प्लॉइडी लेवल हमने चेंज नहीं करना है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो प्लॉइडी लेवल का मतलब क्या है, क्रोमोसोम नंबर अगर 3 है तो 3 ही रखना है। तो ये देख सकते हो आप, ये अलग अलग पोल की तरफ, ये हम इस डायरेक्शन में दिखा रहे हैं बेटा। देखो इस तरफ को ये हो रहा है और ये इस तरफ को, आप इसको ऐसे कर सकते हो। तो ये हो गया, सेपरेट हो गया। ये क्या है आपके, दीज आर योर सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, तो ये अलग पोल की तरफ जा रहे हैं और ये अलग पोल की तरफ जा रहे हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट आते हैं टीलोफेज 2 में। अगेन इट इज द रिवर्स ऑफ योर प्रोफेज 2। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर। तो देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई, रीअपियर हो गई। अगेन क्रोमैटिन फाइबर फॉर्म होता आपको दिखाई दे रहा है, क्रोमोसोम डीकंडेंस टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, एंड 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। इसके बाद होगी साइटोकाइनेसिस, जिससे क्या बनेंगे आपके, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड। टेट्राड का मतलब 4 डॉटर सेल्स। तो ये कैसे, यानी कि फर्दर अब इसमें मान लीजिए लास्ट में इसमें क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। तो आपके क्या बन जाएंगे, 4 डॉटर सेल्स, है ना, इस तरीके से। इसमें न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर रहेगा, न्यूक्लियोलस रहेगा, और बाहर क्या रहेगा आपका, साइटोप्लाज्म रहेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि कितनी सेल्स बन गई, 4 डॉटर सेल्स आर, इस तरीके से। ये देखिए
ये भी डायग्राम गिवन है, देखिए इसमें क्या दिखा रखा है कि मियोसिस 1 में देखिए क्या हुआ, इस तरीके से 2 सेल्स बनी। प्रोफेज 2 में फर्दर 2 अलग अलग पोल की तरफ मूव करते हुए क्रोमोसोम दिखने लग गए। मेटाफेज 2 में इक्वेटर पे आ गए, काइनेटोकोर से इनका स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया। एनाफेज 2 में सेपरेशन हो गया और टीलोफेज में फर्दर डिवीजन हो गया। तो कितनी डॉटर सेल्स फॉर्म हो गई आपकी? 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म। दिस इज ऑल अबाउट आर मियोसिस 2। ठीक है बच्चा, तो ये कंप्लीट होता है हमारा, क्या कंप्लीट होता है? मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ हमारी सेल साइकिल या सेल डिवीजन का टॉपिक क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। अब इसमें एक चीज और आती है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। तो देखो बेटा, कॉन्सेप्ट को समझने की देरी है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हो तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि माइटोसिस और मियोसिस की अगर मैं बात करूं, देखिए एक तरफ मैं करती हूँ बात किसकी? माइटोसिस की। तो माइटोसिस कब होता है हमारा? जब बॉडी में ग्रोथ हो या बॉडी क्या करे? रिपेयर करे। क्योंकि इन दोनों केसेस में प्लॉइडी लेवल क्या रहता है? सेम रहता है। भाई आप ग्रो कर रहे हो तो जो नई सेल्स ऐड हो रही हैं ऑब्वियसली वो प्रीवियस सेल्स के क्या होंगी? सिमिलर होंगी। इसी तरीके से मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ डैमेज हो गया, तो जो भी नई सेल्स बनेंगी वो पुरानी सेल्स के इक्वल बनेंगी, सेम बनेंगी। तो इन दोनों केसेस में क्या होता है? माइटोसिस होता है। और ऐसा नहीं है कि माइटोसिस रिप्रोडक्शन के केस में नहीं होता, होता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल लूं किसका? हनी बी का। तो हनी बी में जो है ना, हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म होता है बेटा। हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें जो मेल होता है ना, उसके पास 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो फीमेल होती है उसके पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 32 क्रोमोसोम्स होते हैं आपके। तो अब देखो, मेल के पास 16 क्रोमोसोम है, तो मेल अपनी बॉडी में गैमेट्स बनाएगा, तो वो गैमेट्स एग्जैक्टली सिमिलर होंगे, क्योंकि फीमेल के पास 32 है ना। तो जो ये गैमेट्स बनाएगा मान लीजिए, उसमें भी 16 होने चाहिए। क्यों 16 होने चाहिए? देखिए, फीमेल मान लो एग बनाएगी, तो वो तो चलो मियोसिस करेगी, तो उसके एग का क्रोमोसोम नंबर होगा 16। और ये मेल और फीमेल जब फ्यूज करेंगे तो ही तो 32 क्रोमोसोम नंबर आएगा, है ना। अगर मेल भी इसको रिड्यूस कर दे 8 में, तब तो 32 हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मेल क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं माइटोसिस कर रहा है। तो इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं होना हमने, बट इस चीज को समझना है कि जो नई सेल है वो प्रीवियस सेल के एग्जैक्टली सिमिलर होना चाहिए। अब डिपेंड करता है उसमें फिर आपका पेरेंट सेल कैसा है, वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, तो उसको गैमेट फॉर्मेशन में भी यूज कर सकते हैं। बट जनरली मेजरली जो माइटोसिस है वो ग्रोथ और रिपेयर में यूज होती है। ये एक्सेप्शन आप कह सकते हो यहाँ पे, ठीक है। प्लांट्स में भी कह सकते हो आप। कुछ प्लांट्स भी होते हैं जिसमें गैमेटोफाइट स्टेज होती है, गैमेटोफाइट स्टेज हैप्लॉइड होती है, तो ऑब्वियसली जो गैमेट्स बनेंगे वो भी हैप्लॉइड बनेंगे। तो इन दैट केस ऑल्सो माइटोसिस टेक्स प्लेस, भले ही दैट्स अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। इसके अलावा जब भी हम बात करते हैं बेटा मियोसिस की, तो मियोसिस जो है हमेशा किसके केस में रिप्रेजेंट करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, वहां पे आपका मियोसिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, क्यों करता है आपको पता है? क्योंकि 2 लोग इन्वॉल्व होंगे तो आधी इंफॉर्मेशन देंगे, जब वो आधी इंफॉर्मेशन फ्यूज होगी तो एक नॉर्मल तो रीस्टोर क्रोमोसोम नंबर को रीस्टोर करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए मियोसिस इज कंपल्सरी। ठीक है, तो दीज आर द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे हम टॉपिक्स पे आते जाएंगे, यही चीजें बार बार क्या होगी? रिकॉल होंगी, रिपीट होंगी। ठीक है, तो जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से करिए, नोट्स बनाइए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।